हम संतोष जी आपके पास आ जाते हैं। सर, ये कोई ऐसा पहली बार तो हो नहीं रहा है कि सिस्टम के दुरुपयोग की बात अगर कही जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की जो शैली है वो बेहद आक्रामक तरीके से तमाम मुद्दों के विरोध में मुखर होते हैं, पर ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर नीतीश कुमार की चिट्ठी लिखे होने के बावजूद भी वो विरोध उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जैसे वो करते हैं। उनकी बोलती बंद हो गई है लगभग। वो बिल्कुल इस मामले पे ना तो सोशल मीडिया पर खुल करके आ पा रहे हैं और ना ही उसको लेकर के कोई बयान दे पा रहे हैं। इसके पीछे आप क्या वजह देख रहे हैं? देखिए, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो 2005 से लगातार साथ हैं, मुस्लिम के साथ हैं, जो नए लोगों को लाए हैं, जो इसी वजह से अमित शाह ने ऐसे लोगों को लाया प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिनका संघ से या बीजेपी से पहले कोई रिश्ता नहीं रहा। 2-3 वर्ष पहले सम्राट चौधरी आए और उनका नीतीश से शुरुआती समय से ही रिश्ता बेहतर नहीं रहा है। उसी वजह से सम्राट चौधरी को ये पद भी दिया गया और विजय सिन्हा को, क्योंकि वो नीतीश के खिलाफ आक्रामक रूप से बात कर सकते हैं। लेकिन उस आक्रामकता में उनका साथ संजय जायसवाल का, बहुत ज्यादा से ज्यादा संजय जायसवाल का कभी मिल जाता है, कभी कभी सुशील मोदी भी बोल जाते हैं, लेकिन अमूमन बीजेपी के किसी ऐसे सेकंड लाइन जो नेता है उनका साथ नहीं मिलता है। और ये वजह है कि 2005 से लगातार बीजेपी और वो उनका साथ का रिश्ता रहा है। अभी भी सरकार में कई बीजेपी के जो मंत्री थे वो अभी मंत्री के आवास में रह रहे हैं। वजह जो भी हो, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस वजह से खुलकर बोलने में बीजेपी अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में थोड़ा अभी भी परहेज कर रही है। हम लोग संतोष भाई आपके पास आ जाते हैं। जो हम लोग चूंकि कांग्रेस की बात कर रहे थे, अभी कैबिनेट विस्तार को लेकर भी एक चर्चा चल रही है और कहा जा रहा है कि 23 जून के बाद कैबिनेट विस्तार भी वहां देखने को मिलेगा। हालांकि सब्जेक्ट थोड़ा लीक से अलग जा रहा है, लेकिन कैबिनेट विस्तार अगर होता है तो उसमें कांग्रेस की क्या, उसके क्या मिलेगा उसमें कांग्रेस को? दूसरा, उसका अगर विस्तार होता है तो क्या केवल कांग्रेस के मंत्रियों की संख्या बढ़ाई जाएगी या कुछ और क्या स्वरूप इसका हो सकता है और किस नजरिए से ये कैबिनेट विस्तार किया जाएगा? क्या असर चुनाव में पड़ेगा इसका? देखिए, अभी एक मंत्री बनाया गया है। हमें लगता है कि अगर मंत्रिमंडल में विस्तार अगर करना रहता, काफी वक्त था। दो जो आरजेडी के जो मंत्री रिजाइन दिए थे वो पद खाली, 2 वहां पे होना था, एक कांग्रेस को मिलने की बात है। तो ये 3 मंत्री बनाने के लिए कोई विपक्षी एकता की बैठक का इंतजार करने की जरूरत नहीं था। हमें लगता है कि नीतीश कुमार अभी और समय लेंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष ने, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम जल्द इसका विस्तार करेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता है कि वो जल्द विस्तार करेंगे। नीतीश के अंदर कुछ और भी चीजें चल रही होंगी, क्योंकि लालू परिवार अगर चाहता, क्योंकि उनका खुद 2 मंत्री रिजाइन दिए हैं, अगर उनको बनाने का जिद रहता तो बहुत सारी चीजें बदल सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा। लेकिन अब एकता के बाद कुछ नई बातें आए, कुछ बातचीत हो उस बैठक में, तो बातें सामने आ सकती है। कांग्रेस की तरफ से किन लोगों का नाम मंत्रिमंडल में जाने की बात हो रही है? क्या कुछ इसकी है जानकारी? देखिए, कांग्रेस में जो 2 चेहरे जो मंत्री हैं, वो चेहरा भी कोई जाना पहचाना चेहरा नहीं है। वहाँ गए जाति कास्ट देखते हुए सोनिया गांधी के यहाँ से खड़ी करने के लिए इस बार भी अजीत शर्मा को हटाया गया है। अगर एक मंत्री बनाने की बात होगी, हो सकता है अजीत शर्मा को जगह मिले। कांग्रेस के सुंदर नेता भी हैं, 2 बार से चुनाव जीत भी रहे हैं, उनको जगह मिल सकती है। जी, संतोष भाई हम आपके पास आ जाते हैं। ये जो एक चीज और है, सुशील कुमार मोदी पिछले 2-3 दिनों से लगातार जो मीडिया में बयान दे रहे हैं, अब उन्होंने एक तरफ जहां वो विपक्ष के दूल्हे की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो आम और लीची की बात करने में लगे हैं। तो बिहार में क्या बाकी मुद्दे खत्म हो गए हैं कि अब या तो विपक्ष की बात होगी, विपक्ष के चेहरे को लेकर के वो बात करेंगे, और या फिर अब आम और लीची जैसे फलों की बात होगी? देखिए, आम और लीची के सहारे वो राजनीति साध रहे हैं। पहले जर्दालू आम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को जाता था, इस बार किसी वजह से नहीं गए। उनको लगता है कि राजनीति करनी है तो फिर ये सवाल उठना लाजमी है, सवाल उठा रहे हैं। और सुशील मोदी के साथ समस्या क्या है कि सुशील मोदी अब आधिकारिक तौर पे तो कुछ है नहीं, लेकिन वो उनका रिश्ता मीडिया वालों से है। हर शाम वो ट्वीट करते हैं और प्रेस रिलीज जारी करते हैं। कुछ न कुछ तो रोजाना मीडिया में बने रहने के लिए उनको कुछ न कुछ इशूज बनाने होंगे। वही इशूज वो उनका रहता है। हर दिन शाम के 5 बजे उनका एक स्टोरी आ जाती है मीडिया वाले के पास। उस स्टोरी को पूरे दिन में कुछ न कुछ
चीजें वो करते रहते हैं कि भाई हमें राजनीति में बने रहने के लिए उनको भी अपना ये दुकान है, दुकान चलाते हैं तो अपना बयान देना उनका लाजमी है, वही कर रहे, क्योंकि ना वो आप बिहार बीजेपी के कुछ भी नहीं है और ना पहली वाली उनकी कोई हैसियत रही बिहार में, फिर भी पुराना रिश्ता है मीडिया वालों से, उसी सहारे वो मीडिया में बना रहना चाहते हैं। नहीं, जो भाजपा के हिसाब से अगर देखा जाए, जो मैं मुद्दे की बात कर रहा था, तो क्या बिहार में बाकी आम आदमी से जुड़े हुए इस तरीके के मुद्दे नहीं हैं जिस पर राजनीतिक दल जो है वो सरकार से सवाल पूछ पाए? क्योंकि और भाजपा के लिए क्या इससे मुश्किल बढ़ जाती है कि भाई वो नीतीश कुमार के साथ एक लंबे वक्त तक सत्ता में रहे, तो अब इसके चलते वो नीतीश कुमार का विरोध भी नहीं कर पाते हैं ठीक से? क्या सवाल सर? जो भाजपा के साथ, चूंकि नीतीश कुमार के साथ भाजपा लंबे समय तक सत्ता में रही है, तो क्या ये एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है तमाम मुद्दों पर नीतीश कुमार का विरोध नहीं कर पाती है? कई मुद्दे ऐसे देखे गए जिसमें विरोध नहीं कर पाए ठीक से। ये देखिए, स्वतंत्र तौर से 2005 से लगातार सत्ता में है, दो तीन वर्ष आप छोड़ दीजिए तो लगातार वो सत्ता में है, तो और सुशील मोदी उस तरीके के पॉलिटिशियन भी नहीं रहे, बहुत सीजन पॉलिटिशियन है, और लालू यादव को हटाने में दोनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है बिहार, और जब सरकार में थे, सत्ता में थे, तो दोनों, और अभी भी वो चाहते थे कि सुशील मोदी हमारे साथ आ जाए। अगर सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री रहते तो हमें नहीं लगता है कि ये स्थिति बनती कि नीतीश हटते और उसके बाद ये महागठबंधन बनता, लालू राजद में आते नीतीश, कोई जरूरी नहीं था, क्योंकि सुशील मोदी के हटने से ही ये सारी समस्याएं धीरे धीरे उत्पन्न हुई और उसके बाद गठबंधन टूट गया। जी, एक चीज और है संतोष भाई, कि जो तेजस्वी यादव के लिए लेकर के जो खबर आ रही है, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस रणनीति पर आज आगे बढ़ रही है, वो तमाम बड़े नेताओं को जो है वो जेल भेजने की तैयारी कर रही है। उस सूची में तेजस्वी का नाम भी बार बार आता है, और इस तरीके की चीजें देखी भी गई हैं कि जिसमें पूछताछ की तलवार उनके ऊपर लटकी हुई है। उनका परिवार ऑलरेडी इस दौर से गुजर रहा है, कई दौर के पूछताछ के बाद। तो क्या संभावनाएं हैं कि तेजस्वी यादव को भी जेल भेजा जाए? और अगर तेजस्वी यादव को जेल भेज दिया जाता है केंद्र की सरकार की तरफ से, उनकी एजेंसियों के द्वारा, तो इसका बिहार की सियासत और आने वाले चुनाव पर क्या असर होगा? देखिए, वो तो तय है कि 23 तारीख को कुछ न कुछ होगा बिहार। जिस तरीके से विधानसभा में जब बहुमत हासिल करने की बात हुई थी, तो ईडी और पूरा बिहार में छापेमारी हुई थी। ये लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि छापेमारी होगी, क्योंकि देखिए, जमीन के बदले जो नौकरी देने का मामला था, उसमें लगातार कोर्ट, दिल्ली कोर्ट सीबीआई को फटकार लगा रही है कि तेजस्वी को लेकर जो पूरा चार्जशीट आप जमा करने वाले थे, उसमें देरी क्यों हो रही है। और पूरा चार्जशीट कहीं न कहीं ये है कि तेजस्वी को भी इस मामले में लपेटा है। ये अलग बात है कि तेजस्वी उस समय में नाबालिग थे, तेजस्वी उस दौरान कहीं भी नहीं थे, तेजस्वी उस आधार पर तेजस्वी को कोई जमीन भी नहीं मिला है, तो सीबीआई अभी तक उस मामले में सीधे सीधे तौर पर तेजस्वी को नहीं घेर पा रही है। लेकिन जो अलग ईडी जो जिस तरीके की कार्रवाई कर रही है, जिस तरीके से वो धन अर्जित किए हैं, ईडी उन पर कार्रवाई कर सकती है। तो वो ईडी और सीबीआई दोनों मिले हुए हैं, हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए, और गिरफ्तारी होने से बहुत बड़ा कोई नुकसान आरजेडी या महागठबंधन को होना है ऐसा नहीं है। मानसिक तौर पर वो लोग भी तैयार है, और उसका लाभ कह सकते हैं कि इससे महागठबंधन को ही होगा।